जय हिंद। इस सेशन में ना हम लोग सबसे पहले जीके करेंगे, ठीक है। जीके में जीके में सबसे पहले हम लोग जो है करंट अफेयर कर लेते हैं, क्योंकि करंट अफेयर जो है उसके क्वेश्चंस ज़्यादा आने के चांसेस हैं, जैसा पिछली बार री एग्ज़ाम था, ठीक है। करंट अफेयर जब हम लोग कर लेंगे उसके बाद जो है ना फिर आएंगे हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। मिसलिनियस में कुछ क्वेश्चंस होगा तो वो डिस्कस कर लेंगे। आप लोगों के ग्रुप में मैंने मिसलिनियस का ना एक हैंड रिटन नोट सेंड किया था, जिसमें सारे गेम, जैसे जनरली हम देखोगे एग्ज़ाम में हर बार एक ना एक वो आ जाता है कि भाई बताओ ये गेम किससे रिलेटेड है, ये गेम किससे रिलेटेड है, हॉकी से, क्रिकेट से, तो आता रहता है। तो वो सारा मैंने आपको सेंड किया हुआ है, ठीक है ना। हैंड रिटन नोट है आपके ग्रुप में, तो वो उसको आप ज़रूर पढ़ लेना, वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। उसमें म्यूज़िक, डांस वगैरह ये सब सारा का दिया हुआ है, तो उतना काफ़ी है अपने लिए, ठीक है। बुक में से 2 क्वेश्चन बुक का जनरली आ जाता है कि ये बुक किसने लिखा, ये बुक किसने लिखा, तो वो सब सारा डिस्कस कर लेंगे। तो हमारा और ये अपना एक्ट एंड रूल से क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, जो न्यू पैटर्न के क्वेश्चन आने लगे हैं, ठीक है। बाकी एक्ट एंड रूल का मैंने आपको हैंड रिटन नोट, एक एक क्वेश्चन, एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर एक पूरा PDF बना के दे दीजिए 1 से 100 तक, वो वाला भी नोट दे दिया है, शेयर कर दिया है, तो वो यूज़ कर लो आप, ठीक है। तो इतने में अपना 10 क्वेश्चन जो आता है एक्ट एंड रूल का वो निपट जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार ये देख लो, स्ट्रेटेजी ये बना के चलो, जो मेरा एक वो है व्यू कि जैसे आपने पहले रीजनिंग करना है, तो रीजनिंग में कम से कम 40 से 45 मार्क्स आपके आने चाहिए, ठीक है। पहले सेशन में आप रीजनिंग करो, देखो 3 घंटा 3.5 घंटे का टाइम होगा आपके पास, आप मतलब हाफ एन आवर हटा दो, 3 घंटे को लेके चलो। हाफ एन आवर मतलब इधर उधर चेकिंग ये वो उसमें लग जाएगा, तो 3 आवर्स यदि हम लेके चलें तो उसमें से आप लगभग 40 मिनट से 45 मिनट आप रीजनिंग को दे सकते हो, ठीक है। किसी का रीजनिंग अच्छा है तो वो 20-25 मिनट 30 मिनट में भी कर लेता है, ठीक है। मैथ्स को जो है आप कम से कम 1 आवर दे देना, 1 आवर, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश, तो इंग्लिश भी मान लो आपने दे दिया 30 मिनट, ठीक है ना। इंग्लिश को कम से कम 30 मिनट आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। और तो कितना टाइम हो गया, ये हो गया आपका 1 घंटे 2 घंटे 2 घंटे 15 मिनट, ठीक है ना। 45 मिनट और जैसे 15 मिनट, तो 1 घंटा 2 घंटा, और इसमें से 15 मिनट ज़्यादा हो गया, तो 2 घंटे 15 मिनट, अपने पास अभी भी 45 मिनट है। जीके जो है ना वो मैक्सिमम, जीके आपका मैक्सिमम 20 मिनट में हो जाना चाहिए लास्ट में। उसको तो आप देखो, आता है तो टिक लगाओ, नहीं तो छोड़ो, ठीक है। तो बाकी का जो टाइम अपना बचता है 20-25 मिनट, आप उसको रख सकते हो लास्ट में कि यार रीजनिंग के कहीं पे मैं फंस तो नहीं रहा था, कहीं मैथ वाला तो कुछ छूट नहीं गया, इंग्लिश में 40 मिनट ले लो, ठीक है। स्ट्रेटेजी बना के जाना कि घर से कि भाई मैं इतना देर रीजनिंग करूंगा, इतना देर मैथ्स करूंगा, इतना इंग्लिश करूंगा और इतना ही जीके करूंगा, इतने टाइम तक। तभी आप वहां पे ना एक स्ट्रेटेजी से जाओगे तो कर पाओगे, नहीं तो फिर वही होगा। फिर मैक्सिमम स्टूडेंट देखो वो करते हैं फिर कि सर मेरा तो छूट गया, तो छूटने वाला काम नहीं होगा। पूरा क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही है किसी भी हालत में, ठीक है ना। और मेन घड़ी रहती, ये पता चलता नहीं है। घड़ी आपके पास नहीं होता है ना। वो लोग घड़ी लगाते भी नहीं क्या अपना वाला कोई वो सेंटर पे? नहीं सर, नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता, पूछने पे बताया जाता है। सर अगर रहता भी तो बैटरी नहीं रहता उसमें। अच्छा, ये प्रॉब्लम है क्या? ओके, इसी का इश्यू होता है सर, नहीं तो उसके अकॉर्डिंग आदमी करता है कि इतने देर में हमको इतना ही करना है, फिर आगे बढ़ना है। लेकिन जब करने लगते हैं रीजनिंग मैथ में ना, टाइम मैक्सिमम निकल जाता है, फिर इंग्लिश और जीके में हड़बड़ी हो जाती है। अच्छा ये बताओ,
सेंटर पे वॉच रहता है, आपने देखा है वॉच रहता है उसमें, बैटरी नहीं नहीं। सर, हाँ हाँ बोलिए। क्लास में नहीं रहता सर। और इन्विजिलेटर के पास भी नहीं, उनसे पूछने से वो भी पूछ के बताते हैं। अच्छा ये प्रॉब्लम है, वॉच नहीं ले जाने देते अब। ओके इस पे ना चलो ठीक है, इस बार का एग्जाम हो जाता है, उसके बाद ना इस पे ना एक वो डालेंगे, एक एप्लीकेशन डालेंगे कि वॉच तो होना चाहिए, नहीं है तो कम से कम आप एक वॉल वॉच लगा दो भाई, वॉच तो होना चाहिए एग्जाम हॉल में। चलो इस बार 2 एग्जाम फिर देखते हैं, इसके ऊपर कुछ एप्लीकेशन लगाते हैं। तो ऐसा सुनो, यदि वॉच नहीं होता है तो आप ये करना, ध्यान से सुनो, पहले ना आप रीजनिंग अटेम्प्ट करोगे, मैथ करोगे, इंग्लिश करोगे और जीके करोगे, तो फर्स्ट में ना आपको देख के ना लग जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूं। जो जो क्वेश्चन होता जाए इजी इजी वाला सारा करते जाना करते जाना करते जाना। किसी भी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में मत फंस जाना जहां लगे कि यार मैं फंस सा रहा हूं, ठीक है ना। आप क्वेश्चन देख के ना आपको पता चल जाए कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे बस की है, मैं ये कर सकता हूं, ये क्वेश्चन बस की नहीं है, इसको बाद में देखेंगे, उसको गोल करके छोड़ दो। पहले जो जो इजी इजी क्वेश्चन इतने होते हैं कि आप कट ऑफ पार कर जाओगे, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि कट ऑफ ही पार नहीं किए, समझ गए। और उसके जैसे मान लो आपने रीजनिंग किया, रीजनिंग में आप जो जो क्वेश्चन आता था आप धड़ाक धड़ाक करते चले गए, इसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं मैंने अभी कम ही टाइम लिया है, तो फिर और क्वेश्चंस को देख लेना, ठीक है ना। या फिर रीजनिंग कर लेना, उसके बाद एक बार इन्विजिलेटर से टाइम पूछ लेना कि सर टाइम बता दो, ठीक है, तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि क्या कितना मैंने किया है, ठीक है ना। इस तरह से मैनेज कर लेना। लेकिन हाँ इजी क्वेश्चंस को पहले जरूर करना, ऐसा किसी भी क्वेश्चन में फंस मत जाना जहां पे एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन हो। जैसे लास्ट ईयर में जो वो ट्रेन वाला क्वेश्चन आया था वो काफी ज्यादा था, तो जो क्वेश्चन आपको लगे ना कि यार इसमें पढ़ने में भी टाइम लग जाएगा, उस क्वेश्चन को पहले छोड़ देना, बाद में टाइम होगा तो करना, ध्यान रखना इस बात का। जैसे लास्ट टाइम यदि इंग्लिश के ना गिन गिन के भी, जैसे कुछ स्टूडेंट्स का रह गया कि उनका कट ऑफ ही पार नहीं हुआ, यदि गिन गिन के वो क्वेश्चन करते हैं ना जो जो कर सकते हैं तो भी आसानी से आ जाता। फर्स्ट टाइम में आप वो मत मारना तुक्का, जैसे फर्स्ट बार में होता है ना कि भाई ये क्वेश्चन नहीं आया तुक्का मार दिया, ये क्वेश्चन नहीं आया तुक्का मार दिया कि ये हो सकता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, तुक्का बाद में मारना कि देख लेना पहले कितना हुआ है, फिर उस हिसाब से तुक्का मारना। एक बार पैटर्न देख लेना कि भाई ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, इस हिसाब से। या 50-50 वाला जब आपको लगे कि ये 50% ये आ सकता है, ये आ सकता है, तो उनमें भी ना थोड़ा सा लॉजिकली तुक्का मारना, तो चांसेस जो अपना है कि भाई 150 से अबव ले आओगे तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा, 150 भी ले आओगे तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा, रुकेगा नहीं। थोड़ा टाइम को इस तरह से मैनेज करना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जीके का, करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर में सबसे पहले हम लोग देखो लास्ट जो एग्जाम हुआ था उसमें ना कुछ परियोजना वगैरह जो था ना गवर्नमेंट का वो पूछ लिया था, तो कुछ परियोजना वगैरह और ये सब जो होगा इंपॉर्टेंट वो हम लोग कर लेते हैं। लास्ट 6 मंथ का हम लोग इसमें अभी कर रहे हैं। जनरली यही होता है कि नोटिफिकेशन से लास्ट 6 मंथ का आप कर लो, ठीक है, उससे पहले का या लास्ट 3 मंथ का भी देते हैं जनरली, ठीक है। यदि बहुत पुराना पूछ लेगा मान लो, तो मान लो उसमें या तो भाई आप हो चाहे आपके कॉम्पिटिटर हो, दोनों का सेम स्टेटस होगा कि वो भी नहीं जान रहा आप भी नहीं जान रहे हो, ठीक है। देखो तो सबसे पहले आते हैं हम लोग योगा दिवस। योगा दिवस कब मनाया जाता है? योगा दिवस, वर्ल्ड योगा डे या इंटरनेशनल योगा डे, वर्ल्ड योगा डे, वर्ल्ड योगा डे 21 जून को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, हर साल। सेकंड, इसका इस बार का थीम क्या था?
इस बार का जो इसका थीम था, स्लोगन थीम है ना, वो हमसे पूछा जा सकता है थीम क्या था, स्लोगन क्या था इसका। तो इस बार था योगा फॉर ह्यूमैनिटी, योगा योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ये स्लोगन था, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। इंग्लिश में ही करना होगा, इंटरनेशनल वो था तो ये इंग्लिश में ही था, योगा फॉर ह्यूमैनिटी थीम। ठीक है। अच्छा, योगा दिवस जो है, ये योगा दिवस का जो भी वर्क होता है इसको कौन संभालता है, कौन सी मिनिस्ट्री संभालती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आयुष मंत्रालय, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये थीम वगैरह का सिलेक्ट करने का काम उसी का होता है, आयुष मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक है, तो ये योगा दिवस का। इसके बाद आइए तो ये फर्स्ट था क्वेश्चन अपना। सेकंड पे आई, गुजरात में पहली बार ड्रोन के द्वारा जो है ना इंडिया पोस्ट ने मेल पहुंचाया है। तो ये पूछ सकता है इंडिया पोस्ट ने किस राज्य में ड्रोन के द्वारा मेल पहुंचाया है, पत्र पहुंचाया है, लेटर पहुंचाया है। ठीक है ना, तो वो गुजरात में। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, भारतीय डाक सेवा ने, इंडिया पोस्ट, भारतीय डाक सेवा ने ड्रोन के द्वारा किस राज्य में डाक पहुंचाया। इंडिया पोस्ट डिलीवर्ड मेल यूजिंग ड्रोन इन विच स्टेट। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए मैंने इंग्लिश में बोल दिया है, तो वो है गुजरात। ठीक है, डेट था 29 मई 2022। डेट याद रखने की जरूरत नहीं है अपने को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कॉटन काउंसिल, कॉटन काउंसिल, भारत में पहली बार कॉटन काउंसिल बनाया गया है, कपास आयोग। ठीक है, तो इसे स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, ये पूछा जा सकता है। तो यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है इसको। ठीक है ना, केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है। आपसे यही पूछेगा किस सरकार का प्रोजेक्ट है ये। ठीक है ना, भारत का कॉटन मैन किसको कहा जाता है? कॉटन मैन ऑफ इंडिया, कॉटन मैन ऑफ इंडिया, भारत का कॉटन मैन किसे कहा जाता है? कॉटन मैन ऑफ इंडिया, तो वो कहा जाता है अमृतलाल, सुरेश अमृतलाल कोटक को, सुरेश अमृतलाल कोटक को, कोटक, इनको कहा जाता है कॉटन मैन ऑफ इंडिया। लिख लीजिए इसको।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए। इसके बाद एक कैंपेन लॉन्च किया गया है, इंपॉर्टेंट है, किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। हमारी इंग्लिश में भी ये ऐसे ही लिखा जाएगा, किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी, ठीक है। तो ये जो है कैंपेन किस मंत्रालय ने किया है ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उसमें ये कंफ्यूज ये कर सकता है कि प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया, इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने किया ये, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, याद रख लो, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, फार्मर, डायरेक्ट कृषि विज्ञान नहीं होगा सर? हाँ लिख सकते हैं, कृषि मंत्रालय, फार्मर वेलफेयर। पूरा नाम तो ये है ना, इसलिए मैं पूरा नाम लिख दे रहा हूँ, लेकिन कृषि मंत्रालय भी डायरेक्ट लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है। तो फार्मर वेलफेयर इन्होंने किया है लॉन्च इसको, ठीक है। किस मौके पे किया है? तो आजादी के अमृत महोत्सव पे, ठीक है, आजादी के अमृत महोत्सव पे ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, सीमा दर्शन प्रोजेक्ट एक लॉन्च किया गया है, सीमा दर्शन, सीमा दर्शन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो सीमा दर्शन प्रोजेक्ट जो है ना, अच्छा गृह मंत्रालय किनके पास है अभी, नाम बताओ गृह मंत्री का? यूनियन होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है अभी? अमित शाह। हाँ, तो माननीय अमित शाह बोलना। सीमा दर्शन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो हाँ हाँ बिल्कुल करेक्ट। तो यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी ने ये लॉन्च किया है ना, बाय Your mobile device has lost connection to the internet. Please try again a bit later. बाय लिख लो, होम मिनिस्टर अमित शाह, ठीक है। सारे मिनिस्टर्स का नाम तो याद करके जाना, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट अभी आएंगे वो तो मैं बताता हुआ चलूंगा, ठीक है, लेकिन फिर भी सारे मिनिस्टर्स जो, जहाँ रेल मंत्रालय किसके पास है, ये डीजीसीए किसके पास है ना, ये सब जो हैं कुछ, वैसे अपन जो इम्पोर्टेंट आएंगे उसको हम करते भी चलेंगे। तो जनरली जो न्यूज़ में होता है उसी का नाम आता है सबका। तो जैसे गडकरी जी का नाम आ सकता है, एक इन्होंने बड़ा अभी न्यूज़ में रहे हैं काफ़ी, आपका क्या नाम है, गिरिराज सिंह, उनका भी नाम आ सकता है। तो वो जो आएगा ना न्यूज़, उसके थ्रू आपको पता चलता जाएगा, मैं लिखवाता जाऊंगा। सर बोलिए ये हम जैसे ट्रेन में है सर, तो सर क्या बोले, इसको यूट्यूब पे डाल देंगे सुबह तो ज्यादा बेटर रहता, आप लोग फिर वापस ऑन करके सुन लेते हैं। हाँ कोई बात नहीं, इसको यूट्यूब पे हम डाल देंगे, आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब ईयरली सर मॉर्निंग में क्लास खत्म होते डालेंगे ज्यादा बेटर रहेगा ना, क्योंकि 22 को पहुंचेंगे तो इस एग्जाम में। ये अभी जैसे ही देखिए क्या होता है ना,
कि जैसे हम इसको क्लास ओवर करेंगे फिर इसको ना पूरा इसका जो है ना वो बदलना पड़ता है, कंप्रेस करना पड़ता है, तो उसमें टाइम लगता है। ठीक है, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हो जाए। फिर ये इतना ज़्यादा हो जाता है ना 5-6 घंटे का क्लास कि उसको अपलोड होने में भी टाइम लगता है, प्रोसेसिंग होने में भी टाइम लगता है, लेकिन कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हो जाए। ठीक है ना? क्योंकि सब हम लोग 22 को पहुंच जाएंगे, 23 को क्लियरली होने को, तो मतलब नहीं नहीं, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी अपलोड कर दें। ठीक है, ओके ओके। आफ्टर सीमा दर्शन आप आ जाओ, सीमा दर्शन प्रोजेक्ट के बाद 2 मिनट। नहीं, नीचे जाओ, मोबाइल का चले जाओ, आराम से जाना। ठीक है, स्लोली स्लोली। दीदी आ गई, किसा जी आ गए? हाँ, किसा जी आ गए? नहीं आए अभी? चले जाओ, मामा के पास चले जाओ। तो सीमा दर्शन प्रोजेक्ट, इसके बाद अच्छा ये कहां पे किया गया, कहां के बॉर्डर के लिए? इंडो पाक, इंडो पाक बॉर्डर। ठीक है, किसके एसोसिएशन के साथ? तो बीएसएफ के एसोसिएशन के साथ। ठीक है, इसके बाद आओ, अच्छा ये आपने AFSA एक्ट के बारे में सुना है क्या? नाम इसका फुल फॉर्म पता है कि आपको? AFSA एक्ट, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये कहां पे लगाया गया हुआ है? आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो है ये लगाया हुआ है अपने जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, 7 सिस्टर, उनमें लगा हुआ है ये। ठीक है ना? मणिपुर, असम, नागालैंड, ठीक है, इन सब में लगा हुआ है। तो वहाँ पे ना ये हटाने की बात की गई है, इसको डिक्रीज किया जाए। तो यदि इससे पूछेगा ना तो AFSA एक्ट का फुल फॉर्म पूछ सकता है, या कहाँ पे ये मेनली लगाया गया है। तो नागालैंड, असम, मणिपुर, ठीक है, और आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट इसका फुल फॉर्म है। मैं लिख देता हूँ, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, लिख लीजिए। ठीक है, डिक्रीज करने की बात कही गई है, हटाने की बात नहीं कि डिक्रीज करेंगे। तो बहुत पूछेगा आपसे, तो ये फुल फॉर्म ही पूछ लेगा कहाँ कहाँ लगाया गया हुआ है। तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में मेनली नागालैंड, असम, मणिपुर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। जूट के ऊपर, जूट जिससे बोरी वगैरह बनता है, वो वाला जूट वाला बोरा होगा, आपने सुना होगा, बोरी वगैरह बनता है, चावल वगैरह रखते हैं। कोलकाता में जूट की फैक्ट्री बहुत सारा हुआ करता था। ठीक है, जूट के MSP को इंक्रीज किया गया है बहुत दिनों के बाद। तो ये पूछा जा सकता है कि किसके जूट के MSP को कितना इंक्रीज किया गया। MSP का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। किसी भी चावल, गेहूं या कोई भी चीज़ जब हम गवर्नमेंट को किसान बेचता है तो उसको MSP, कम से कम MSP मिलता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, तो उसमें 250 रुपये इंक्रीज किया गया है। ये आपसे पूछेगा तो आप ये मेरे ख्याल से ये पूछना चाहिए उसको कि किस
पे एमएसपी इंक्रीज किया गया, जूट पे एमएसपी इंक्रीज किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अच्छा, जूट से रिलेटेड कुछ ऐसा पूछ ले कि इसका ये आयोग कहाँ है, इसका हेड ऑफिस कहाँ है, तो सब आप वेस्ट बंगाल कोलकाता लगाना। ठीक है, उसके बाद आ जाओ भारत का प्रथम मेडिकल सिटी, भारत का फर्स्ट मेडिकल सिटी, फर्स्ट मेडिकल सिटी नहीं, पुणे में, पुणे में किया गया है। ठीक है ना, ठीक है, और उसका नाम है इंद्रयानी मेड सिटी। ठीक है, देखो एक जीआई टैग होता है, जीआई टैग, इसका फुल फॉर्म होता है जीआई का ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग। ठीक है, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग। ठीक है ना, तो जीआई टैग कुछ कुछ चीज़ों को मिला है इस बार, उसमें से कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हम लोग कर लेते हैं बस। ठीक है, एक तो कश्मीर कारपेट, पहली बार कश्मीर कारपेट को जीआई टैग मिला है। इंडियाज फर्स्ट एवर जीआई टैग कश्मीर कारपेट एक्सपोर्ट को मिला है। कश्मीर कारपेट को जो है जीआई टैग मिला है, कारपेट। ठीक है, कश्मीर कारपेट। तो आपसे ये पूछ सकता है कि इनमें से किसको किसको जीआई टैग मिला है, तो इसमें एक कश्मीर कारपेट है, दूसरा कांगड़ा टी है, कांगड़ा टी, और थर्ड मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये है नागास्वरम। कहाँ का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नरसिंह पेटी नागास्वरम एक वाद्य यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, नागास्वरम। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ और भी देख लेते हैं। ठीक है, ये किस स्टेट का इंस्ट्रूमेंट है नागास्वरम, तो ये तमिलनाडु का है, तमिलनाडु। एक तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, दूसरा ये ना एक पर्टिकुलर बांस से बनाया जाता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर बांस है, उससे ये नागास्वरम बनता है, उस बांस का नाम हमसे पूछ सकता है। तो वो जो वुड है, लकड़ी जिससे बनाया जाता है, लकड़ी, उस लकड़ी का नाम है हम लोग तो इसको अच्छा आका प्रोड्यूस करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे। अब नॉर्थ इंडिया में, सॉरी साउथ इंडिया में जो भी प्रोनाउंस किया जाता हो। ठीक है, अच्छा, ठीक है, क्या कह रहे हैं? अच्छा, नहीं समझ में आया। आपकी आवाज़ जो है ना वो कर रही है, एक बार फिर से बोलिए प्लीज। हाँ हाँ, कांगड़ा टी है वो। जो ये कांगड़ा टी है ना, ये हिमाचल प्रदेश का है, हिमाचल प्रदेश का। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है ना। ठीक है, तो नागास्वरम को आप इंपॉर्टेंट समझो।
ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, तमिलनाडु का है और इस लकड़ी से ये बनाया जाता है, ये याद रख लेना आप। चलिए इसके बाद आगे पहुंचते हैं हम लोग। इसको इरेज कर रहा हूं मैं। एक आरोग्य वन का जो है ना इनॉग्रेशन हुआ है, आरोग्य वन, आरोग्य वन, आरोग्य वन, ठीक है ना, ये लॉन्च किया गया है। तो इसे लॉन्च किया है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद, उस टाइम रामनाथ कोविंद जी प्रेसिडेंट थे, ठीक है। अभी जो है वो द्रौपदी मुर्मू हैं। तो रामनाथ कोविंद जी ने आरोग्य वन स्टार्ट इनॉग्रेट किया था। कहाँ पे इनॉग्रेट किया था? इन राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन में, ठीक है ना, राष्ट्र है ना जगह का नाम, जगह कहाँ पे किया इन्होंने वो? ये प्रधानमंत्री भवन सर? नहीं नहीं, राष्ट्रपति भवन में। मोदी जी को करते हुए देखा था। राष्ट्रपति भवन नहीं नहीं, राष्ट्रपति भवन में है, ठीक है, ठीक है। और मोदी जी उसमें थे, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी के प्रेजेंस में किया गया था, ठीक है ना, लेकिन बाय प्रेसिडेंट। जहां पे देखिए क्या है ना, जहां प्रेसिडेंट और पीएम दोनों होंगे तो वहां प्रेसिडेंट ही जो है कोई भी कार्य करेंगे। यदि प्रेसिडेंट नहीं है तभी पीएम करेंगे। आप देखना कहीं पे इनॉग्रेशन हो रहा हो और वहां पे प्रेसिडेंट नहीं होंगे तभी पीएम कर रहे होंगे, और पीएम कर रहे होंगे तो वहां प्रेसिडेंट पक्का नहीं होंगे, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति भवन में ये इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है ना, आरोग्य वन, ठीक है। हमारा राष्ट्रीय जलीय पशु क्या है? राष्ट्रीय, हाँ हाँ, तो राष्ट्रीय नेशनल एक्वेटिक एनिमल जो है वो है डॉल्फिन, डॉल्फिन। अच्छा, डॉल्फिन जो है, अब बताओ ये फिश है या मैमल है? स्तनधारी है या फिश है, मछली है? मैमल्स है ना, मैमल है, हाँ, स्तनधारी है ये, स्तनधारी, स्तनधारी। अच्छा, कहाँ पे मिलता है ये? बिहार में मिलता है, भागलपुर, पटना में। हाँ ये, हाँ यस करेक्ट, गंगा, यस गंगा भागलपुर में, भागलपुर बिहार में भागलपुर है, तो वहां के गंगा के एरिया में डॉल्फिन ज्यादा मिलता है। पटना के गंगा एरिया में भी देखा गया है, लेकिन नाम आता है गंगेटिक वैली ऑफ भागलपुर। तो गंगा का जो भागलपुर का एरिया, हाँ करेक्ट, ठीक है ना। तो नेशनल डॉल्फिन डे जो है ना, ये कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डॉल्फिन डे, नेशनल डॉल्फिन डे, ठीक है। तो नेशनल डॉल्फिन डे जो है वो अक्टूबर 5 को मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को, ठीक है। अच्छा, डॉल्फिन का जो है ना सिंबल यूज, डॉल्फिन को ना यूज किया जाता था एज अ नाम से, एक सिम बेचने के लिए, और एज अ सिंबल भी यूज किया जाता था डॉल्फिन का। तो कौन करता था यूज? MTNL या फिर BSNL या VSNL। तो MTNL इसको यूज करता था एज अ सिंबल, MTNL, महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड, दिल्ली वगैरह में चलता था ये MTNL, ठीक है। तो ये पूछने के चांसेस नहीं है, आप 5 अक्टूबर याद रख लो, ठीक है। और गंगेटिक वैली में मिलता है भागलपुर में, ये याद रख लो। भागलपुर नहीं हो तो पटना लगाना, और दोनों ऑप्शन दिया हो A B, और ऐसा कहा गया हो A B बोथ, तो आप फिर A B बोथ में लगाना। अदरवाइज जनरली ये भागलपुर लिखा हुआ आता है, गंगेटिक वैली ऑफ बिहार या भागलपुर।
ठीक है, चलिए इरेज करते हैं इसको। अब आते हैं PMAY योजना। इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, तो ये तो पहले से लॉन्च था, अभी जो लॉन्च हुआ है वो हमसे पूछा जा सकता है। PMAYG, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है ना, इसका डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। ठीक है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है, तो इसका डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। ठीक है, मुझे नहीं लगता उतना इंपॉर्टेंट होगा ये क्वेश्चन इस बार के लिए, लेकिन फिर भी लिख लीजिए। इसके बाद आते हैं, देखिए पहले ये था कि हेलमेट ड्राइवर पहनता था टू व्हीलर्स में। ठीक है, फिर ये किया गया कि जो पिलियन राइडर होता है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आया हुआ है कि जो पीछे किसी बाइक पे या किसी गाड़ी में जो पीछे सवारी होते हैं, जो पीछे बैठ के चलते हैं, उसको क्या कहते हैं टू व्हीलर्स में? तो उसको कहते हैं पिलियन राइडर्स। पिलियन, मैं स्पेलिंग लिख देता हूं, पिलियन राइडर कहते हैं उसको। ठीक है ना, तो पिलियन राइडर के लिए भी हेलमेट फिर वो किया गया कि भाई आप ये भी चलाएंगे, इन लोगों को भी पहनना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब इसमें एक चीज़ और ऐड कर दिया गया है कि जो बच्चे हैं ना उनको भी पहनना पड़ेगा। ठीक है, जो बच्चे हैं उनको भी हेलमेट पहनना पड़ेगा। और इसमें एक खास वर्ग है, वो हमसे पूछा जा सकता है। 9 मंथ से 4 ईयर तक के जो बच्चे होंगे उनको आपको हेलमेट तो पहनाना ही पहनाना है, हेलमेट। ठीक है, साथ साथ एक हार्नेस, सेफ्टी हार्नेस किट आता है, वो भी पहनाना होगा। वो क्या होता है कि जैसे जो हम लोग जब जाते हैं ना नाव वगैरह चलाने के लिए, तो जो पहनते हैं सेफ्टी जैकेट, वैसा ही जैकेट होता है। तो हार्नेस, सेफ्टी हार्नेस जैकेट पहनना पड़ेगा उनको, सेफ्टी हार्नेस। ठीक है, तो सेफ्टी हार्नेस बच्चे के साथ अटैच होना चाहिए। सेफ्टी बेल्ट भी तो है सर जो विजिबल होता है। हाँ, वो भी कोई भी सेफ्टी हार्नेस का कुछ भी, चाहे आप जैकेट पहनाओ, सेफ्टी बेल्ट पहनाओ, जो पीछे बैठा रहेगा वो पकड़ेगा, वो उसको लगा रहेगा, जैसे प्लेन वगैरह में बच्चों को पहनाया जाता है, तो उस तरह का। ठीक है, ये गवर्नमेंट ने कहा है कि हेलमेट और ये दोनों होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आइए। सर ये प्रधानमंत्री, हाँ, सर ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, सर ये लागू कब से हुआ? 2022 से? नहीं, हाँ ये लागू 2022 से हुआ है, ये 2022 से लागू हुआ है। ठीक है ना, आगे चलें। लेकिन यदि हमसे ग्रामीण न पूछ के यदि ये पूछ ले, ये वाला आप लिख लो, लिखना चाहो 2022, और ये वाला कब लॉन्च हुआ था? प्रधानमंत्री आवास योजना, ये 2015 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, इसके बाद आइए, इंडियाज फर्स्ट वाटर टैक्सी, भारत का प्रथम वाटर टैक्सी। मुंबई सर। हाँ, फर्स्ट वाटर, मुंबई। हाँ बिल्कुल ठीक है, वाटर टैक्सी। ठीक है,
तो जो पहला वाटर लेकिन टैक्सी, सर बोला गया है गोवा में चलाया गया है सर। नहीं इंडिया फर्स्ट जो है वो आपको ये बॉम्बे और नवी मुंबई के बीच में चलाया गया है, 2022 में ही स्टार्ट हुआ है बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग। कौन है ये, बता सकते हो? पहले तो लिख लो, यूनियन फर्स्ट वाटर टैक्सी कहां पे, महाराष्ट्र में, मुंबई टू मुंबई से नवी मुंबई, ठीक है ना, मुंबई से नवी मुंबई। और जो यूनियन मिनिस्टर कौन है, ये लिख लेते हैं इनका नाम, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग। तो ये कौन है, तो इनका नाम है सरबनंदा सोनोवाल, ठीक है। मेरे नाम पे चलिए, असम के सीएम थे पहले, नहीं असम के सीएम, तो अभी वो यूनियन मिनिस्टर है, अभी सीएम नहीं है, अभी पोर्ट एंड शिपिंग में है, ठीक है, असम में रहे हैं वो। अभी असम के कौन है चीफ मिनिस्टर? विश्व शर्मा, करेक्ट, हेमंत विश्व शर्मा, हेमंत विश्व शर्मा, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। विश्व चलिए, शर्मा करते हैं। अब एक क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है आना चाहिए, ठीक है, तो वो है अटल टनल का नाम आप सबने सुना होगा, अटल टनल। टनल की स्पेलिंग याद रखना, स्पेलिंग मिस्टेक में टनल की स्पेलिंग आती है, हम लोग को लगता है जैसे TUNEL होना चाहिए, नहीं, ये स्पेलिंग होता है TUNNEL। देखो ध्यान रखना, जब भी दो वॉवेल के बीच में एक कॉन्सोनेंट आता है तो वो डबल हो जाता है, ठीक है, लेकिन वाई को छोड़ के वाई आई में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अटल टनल जो है ना, इसको सर्टिफिकेट मिला है लॉन्गेस्ट हाईवे टनल का, ठीक है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा, ठीक है, लॉन्गेस्ट टनल, ठीक है, लॉन्गेस्ट टनल, ठीक है। एट हाइट कितने, हाँ कितने हाइट पे है ये? 10,000 फीट के ऊपर, इतने फीट पे है, 10,000 फीट पे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है, जो बॉर्डर पे रोड वगैरह बनाता है तो वो किसके अंडर में आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, BRO के अंडर में आता है, BRO, यस, BRO के अंडर में आता है, ठीक है ना। अच्छा, BRO के DG कौन है? तो BRO के DG का नाम चाहो तो लिख लो, क्योंकि अभी मेन भूमिका इनकी रही है इसमें, तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, ठीक है ना, DG ऑफ BRO के DG हैं ये। अच्छा, इसके बाद अटल टनल जो है कितना किलोमीटर का है लेंथ? अटल टनल का लेंथ कितना किलोमीटर है? ये 9 पॉइंट कुछ है ना? हाँ, 9.02 किलोमीटर है, परफेक्ट, 9.02 किलोमीटर, ठीक है। किसके किसके बीच है? रोहतांग पास और पीर पंजाल, ठीक है ना। तो इसको लिख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। रोहतांग दर्रा पास,
ठीक है, रोहतांग दर्रा या पास, ठीक है। कहाँ पे? रोहतांग पास पीर पंजाल में, है ना। पीर पंजाल हिमालय का एक, पीर पंजाल जो है वो हिमालय रेंज, हिमाचल में, हिमाचल, हाँ हाँ हिमाचल में है, लेकिन वो पीर पंजाल में आता है, ठीक है ना, हिमालय रेंज में। हाँ वो जो हिमालय को जो डिवाइड किया है ना करेक्ट, 5 भाग में। हाँ यस, ठीक है। और किसके कौन से हाईवे पे है? लेह मनाली हाईवे, लेह मनाली हाईवे, ये याद रखना है। तो ये याद रख लीजिए, रोहतांग पास पीर पंजाल रेंज में आता है। और ये डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है आपसे कि बताओ रोहतांग पास किस श्रेणी में आता है, तो पीर पंजाल, ठीक है। और लेह से मनाली हाईवे में आता है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर, ऊर्जा मंत्रालय किनके पास है? आर.के. सिंह जी के पास है, ठीक है ना। तो उन्होंने लॉन्च किया एक पावरथन 2022, ठीक है ना। तो हमसे ये बस पूछा जा सकता है कि पावरथन, जैसे मैराथन होता है वैसे पावरथन, पावरथन 2022 ये किसने लॉन्च किया है? तो ऊर्जा मंत्रालय, किन और कौन किनके पास है ऊर्जा मंत्रालय का भार? तो आर.के. सिंह, मिस्टर आर.के. सिंह या माननीय आर.के. सिंह। ठीक है, इसके बाद अपने लिए इंपॉर्टेंट है जो टाटा का और एयर इंडिया का मर्जर हुआ है, वो इंपॉर्टेंट होता है अपने लिए। अब देखिए, जो टाटा एयरलाइन ये है एयर इंडिया, ये पहले भी टाटा के पास ही था, ठीक है ना। तो एयर इंडिया का पूरा 100% जो है विलय वो कर दिया गया है टाटा ग्रुप में, ठीक है। लेकिन ये तो सबको पता है टाटा ग्रुप में, लेकिन टाटा ग्रुप के किस कंपनी में, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है कि एयर इंडिया का जो मर्जर हुआ है टाटा ग्रुप के साथ, एयर इंडिया का, है ना, टाटा ग्रुप में, तो एयर टाटा ग्रुप के किस सेगमेंट में मर्जर किया हुआ है, किस सेगमेंट में उसे दिया है, ठीक है ना। तो उसका नाम है, जो टाटा का जो पार्ट, जो कंपनी एयर इंडिया को देखता है, ठीक है, वो है टैलेस प्राइवेट लिमिटेड। ये है टैलेस प्राइवेट लिमिटेड, इसका नाम याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आइए। देखिए अभी बहुत ना अपने इंडिया में चल रहा है स्टार्टअप की बिजनेस जो होना बहुत जरूरी है। स्टार्टअप का मतलब होता है जो न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसे स्टार्टअप कहते हैं, ठीक है ना, स्टार्टअप। तो इंडिया में बहुत स्टार्टअप स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो स्टार्टअप डे डिक्लेयर किया गया है, स्टार्टअप डे। तो स्टार्टअप डे किस दिन मनाया जाता है? 16 जनवरी को हम लोग, हाँ, स्टार्टअप डे कहते हैं, नेशनल स्टार्टअप डे। आप लिख लो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, ठीक है। जनवरी, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री में आता है, ठीक है ना, धर्मेंद्र प्रधान। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, ये तो हम सबको पता है, ठीक है। इन्होंने
एक चीज़ लॉन्च किया है, उसका नाम लिख लेते हैं। भारत का प्रथम मल्टी डायमेंशनल एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्सपेडिशन, ठीक है। बहुमुखी खेल मल्टी इंडियाज फर्स्ट, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये वैसे, मल्टी डायमेंशनल एडवेंचर स्पोर्ट्स, ठीक है, बाय राजनाथ सिंह, ठीक है ना। आपको ऐसा याद रह जाए बस कि मल्टी डायमेंशनल स्पोर्ट, तो आप लगा देना राजनाथ सिंह, ठीक है। और इस नाम से कुछ भी लॉन्च नहीं हुआ है, तो यदि आए तो चांसेस बहुत कम है इसका आने का। नेक्स्ट, आजादी से अंत्योदय योजना जो है, ठीक है ना। तो आजादी से अंत्योदय तक का जो एक कैंपेन है, ये किसने लॉन्च किया है, ठीक है। आजादी से अंत्योदय तक, ठीक है। तो ये लॉन्च हुआ है बाय डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। बताओ कौन है ये मिनिस्ट्री, किसके पास है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, केंद्रीय ग्राम विकास मंत्रालय पंचायती राज, ये किसके पास है? बहुत ही फेमस नाम है, इसी नाम के बारे में कह रहा था कि बहुत कुछ उन्होंने अभी इस पर किया है, काफ़ी न्यूज़ में भी रहे। तो गिरिराज सिंह, ये आप याद रख लेना, गिरिराज सिंह। नेक्स्ट पे आइए, पीएम मोदी ने एक स्टैचू अनवेल किया है, बता सकते हो किस चीज का? मतलब एक स्टैचू को इनॉग्रेट किया है। नहीं, इस साल, वो तो बहुत पहले की, नहीं इस बार 108 फीट का ये स्टैचू है, ठीक है। लॉर्ड हनुमान जी की, लॉर्ड हनुमान, ठीक है ना। और 108 फीट की है ये, ठीक है। और कहाँ पे किया है? गुजरात में, ठीक है। गुजरात में किया है इन्होंने, ठीक है। इसके बाद आइए, भारत का प्रथम कम्युनिटी म्यूजियम, भारत का प्रथम कम्युनिटी म्यूजियम, कम्युनिटी की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, ये डबल एम होता है, ये याद रखना है आपको। कम्युनिटी म्यूजियम की भी स्पेलिंग आई हुई है, ठीक है, म्यूजियम, ये ठीक है, कम्युनिटी म्यूजियम। तो ये लद्दाख में हुआ है, ठीक है ना। लद्दाख,
इसके बाद आइए, भारत का प्रथम पीस सेंटर, वर्ल्ड पीस सेंटर कहां पे बना है? भारत का प्रथम वर्ल्ड पीस सेंटर, भारत का प्रथम वर्ल्ड पीस सेंटर। हिमाचल होगा क्या? नहीं। नालंदा है क्या सर? नहीं, नालंदा है क्या? गुरुग्राम, अजमेर। गुरुग्राम, गुरुग्राम, गुड़गांव, हरियाणा। ठीक है, यहां लॉन्च हुआ, यहां बनाया गया। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट है अपना आजादी के अमृत महोत्सव से, आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर, स्वर्णिम भारत, भारत की ओर। ठीक है, तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया है, ठीक है ना, बाय पीएम मोदी। ठीक है, एक नेताजी का स्टैचू, नेताजी होलोग्राम स्टैचू, स्टैचू की भी स्पेलिंग याद रखना। स्टैचू ये कहाँ पे बना है और किसने इसको इनॉग्रेट किया था? तो बाय पीएम मोदी, बाय पीएम मोदी एट इंडिया गेट। इंडिया गेट दिल्ली, कोलकाता में। इंडिया गेट दिल्ली, ठीक है ना, इंडिया गेट दिल्ली। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी पूछ सकता है, इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट जो मैं बोल रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना इसको। क्वेश्चन है, भारत का प्रथम ओपन रॉक म्यूजियम, भारत का प्रथम ओपन रॉक म्यूजियम ये कहां पे बना है? ठीक है, कहां पे? मध्य प्रदेश, नहीं, हैदराबाद, हैदराबाद। ठीक है ना, हैदराबाद में हुआ है। और हैदराबाद में हुआ है तो ये आंध्र प्रदेश की तरफ से नहीं, तेलंगाना, तेलंगाना की तरफ से। किसने किया है? यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस याद रखो, भारत का प्रथम ओपन रॉक म्यूजियम हैदराबाद, राइट। अच्छा, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? वीर बाल दिवस, बाल दिवस तो 14 नवंबर को मनाया जाता है, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। किसने डिक्लेयर किया है? किसके द्वारा? पीएम मोदी जी ने कहा है कि हम सेलिब्रेट करेंगे, पीएम मोदी। ठीक है ना। अच्छा, किसके
किसके उस पे किसको कोमेमोरेट करने के लिए, मतलब किनकी यादगार में? तो गुरु गोविंद सिंह जी के जो चौथे बेटे थे, ठीक है ना, उनके नाम, उनको कोमेमोरेट करने के लिए, नहीं सॉरी 4 सन, गुरु गोविंद सिंह के जो 4 सन थे उनको कोमेमोरेट करने के लिए, ठीक है। तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये याद रख लेना, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। पीएम मोदी जी ने इसका वो दिया है। नेक्स्ट, वन नेशन वन प्रोडक्ट, वन नेशन वन प्रोडक्ट जो है ये किस रेलवे स्टेशन पे चलाया गया है? बताओ। वन नेशन वन प्रोडक्ट, वन नेशन वन प्रोडक्ट, विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पे चलाया गया, रेलवे स्टेशन, राइट, ठीक है। इसके बाद आइए विंग्स इंडिया 2002, काफी न्यूज में रहा है ये विंग्स इंडिया 2022। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं आप लोगों को, जैसे आपको कोई करंट अफेयर या फिर ये सब देखना होता है, न्यूज देखना होता है, तो क्या आप यूज करते हो? कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हो? कौन सा सोशल मीडिया यूज करते हो? देखो सुनो, मैं आपको ओके ठीक है, लेकिन देखिए सुनिए, मैं आपको जो अभी बताने जा रहा हूं आप वहां से करो। रीजन क्या है ना, आप किसी भी एक तो वहां एक तो जो एग्जाम में आता है ना उसके अकॉर्डिंग एग्जाम में जो क्वेश्चन सेट होता है तो उसी को देखा जाता है, और वहां का जो तथ्य होता है वो 100% मान्य होता है। तो वो क्या है? आकाशवाणी, AIR न्यूज। AIR न्यूज के साइट पे जब आप जाएंगे ना तो वहां पे देखना हिंदी इंग्लिश दोनों में ना न्यूज लिखा रहता है, और बहुत शॉर्ट में इंपॉर्टेंट चीजें। तो वो यदि आप पढ़ लेंगे ना तो चाहे आप किसी भी एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हो वहां से ही क्वेश्चन आता है, वहां से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप जैसे जो IAS वगैरह प्रिपेयर करते हैं सब वो पढ़ते हैं, लेकिन कोई बताता नहीं है, सब बताएंगे हिंदू, हमने द हिंदू पढ़ा, लेकिन जो मेन है ना वो ये है। आपको कोई कोचिंग कहीं कोई भी नहीं बताएगा ये चीज़, ठीक है ना, कि वो यहाँ से आता है न्यूज़। तो AIR न्यूज़ की जब साइट पे जाओगे, AIR न्यूज़ ओपन करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे आप हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखा रहता है, वहाँ से मेन पॉइंट आप उठा लोगे तो वही आता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो विंग्स इंडिया 2022 जो है ये लॉन्च हुआ है ये क्या हो गया 2 मिनट, हैदराबाद में, ठीक है ना, हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद में। ठीक है, विंग्स इंडिया 2022। इसके बाद आ जाइए इंडियन आर्मी ने नीट और जेई कोचिंग सेंटर चलाने के लिए एक MOU साइन किया है, एग्रीमेंट साइन किया है। तो किस राज्य में? ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियन आर्मी कह रही है कि हम लोग जो है नीट और जेई का प्रिपरेशन करवाएंगे। इंडियन आर्मी, ठीक है ना, किसके लिए? नीट मेडिकल के लिए होता है, और जेई जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है इंजीनियरिंग के लिए IITs वगैरह में जाने के लिए होता है। ये इन्होंने मणिपुर में लॉन्च किया है, मणिपुर में, ठीक है। उसे और नाम रखा गया है मणिपुर सुपर 50, मणिपुर सुपर 50। जैसे आनंद सर का
सुपर 30 है, वैसे ही ये मणिपुर सुपर 30 इंडियन आर्मी ने किया है। नेक्स्ट आइए, सुपोषित मां अभियान। सुपोषित मां अभियान ये कहां पे लॉन्च हुआ है? सुपोषित मां अभियान, ठीक है। तो ये जो है ओम बिरला जी ने किया है। ओम बिरला जी कौन है? ओम बिरला का नाम सुना है कि आपने? लोकसभा के स्पीकर हैं, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, ठीक है। तो इन्होंने लॉन्च किया है। कहां पे लॉन्च किया है? कहां के हैं वो? ओम बिरला कहां के हैं? राजस्थान। राजस्थान में कहां के? राजस्थान सर। हाँ, कहां के राजस्थान में? कोटा, ठीक है ना, कोटा। अच्छा, कोटा में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसका नाम बताओ। कोटा में हमारा एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, क्या आपको याद है कौन सा है वो? RAPS कोटा सर। पीएस को तो नाम बताओ ना। RAPS कोटा सर। अच्छा, कौन से रिवर पे है वहां पे? रिवर कौन सा है कोटा में? जो रिवर है वो रिवर का नाम पता है आपको? कौन सा? हाँ सही बोल रहे हैं, बोलिए। चंबल, चंबल, हाँ ठीक है। और जो कुंदनकुलम किसी ने बोला था ना, वो तमिलनाडु में है। कोटा में जो है उसका नाम है रावत भाटा, रावत भाटा, ठीक है ना। कोटा में रावत भाटा है, ठीक है। तो जितने भी ये पावर प्लांट्स है ना, इन सबका नाम वगैरह याद रखिए। देखिए ये एग्जाम में आता है, एक पावर प्लांट का, दूसरा एक जितने भी जो अभ्यारण्य वगैरह है ना, गिर नेशनल पार्क कहाँ है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, काजीरंगा कहाँ है, आपका ये मजौली, मजौली कहाँ पे है? मजौली भारत का सबसे बड़ा रिवर में आइलैंड है, बताओ कहाँ पे है वो? कौन बताएगा कहाँ है वो मजौली? अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश में जो अभ्यारण्य है उसका नाम बताओ, सेंचुरी जो है, नहीं पता किसी को? अरे काजीरंगा, काजीरंगा तो उसी के अंदर मौजोली है, ब्रह्मपुत्रा रिवर में, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें आ जाता है मिसलेनियस में। चलिए आगे बढ़िए। भारत का पहला अभ्यारण्य कौन सा है? भारत का प्रथम अभ्यारण्य कौन सा है? प्रथम जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बिल्कुल करेक्ट, करेक्ट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। चलिए अच्छा, फूलों की घाटी कहां पे है? देखो ये क्वेश्चन आपके में एक बार आया हुआ है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आइए, स्माइल स्कीम, स्माइल स्कीम, ये स्माइल स्कीम किसने लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये जो लॉन्च हुआ है वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है ना, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट वालों ने स्माइल स्कीम लॉन्च किया है, ठीक है ना। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो है ना इसके मिनिस्टर हैं, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने आपको नाम सुना दिया। यदि आपको लगे कुछ स्माइल के बारे में आ रहा है तो आप सोशल जस्टिस याद रखिए, ठीक है। इसके बाद आइए
अच्छा सॉरी, अच्छा मैंने एक मिनिस्टर का नाम अभी गलत बता दिया था, मैंने धर्मेंद्र प्रधान को उसमें बता दिया था। अभी धर्मेंद्र प्रधान के पास कौन सा मिनिस्ट्री है बताओ? वो पहले पुराना वाला मैंने आपको बता दिया। अभी धर्मेंद्र प्रधान के पास कौन सा मिनिस्ट्री है? एजुकेशन की। हाँ बिल्कुल करेक्ट, नेशनल ये यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के पास है। मैंने अभी, वो पहले पेट्रोलियम में थे, अभी नहीं है, ऊर्जा वगैरह उनका पहले का था। अच्छा, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ, ये इंपॉर्टेंट है। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ, ठीक है ना? ये ना क्रॉप इंश्योरेंस है, फसल की बीमा, फसल बीमा, ठीक है ना? फसल बीमा है, ठीक है। और हाँ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आता है ये, ठीक है ना? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आता है। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ, ठीक है। नेक्स्ट आइए, देखिए सिविल रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट जो 2020 में बना है उसके अकॉर्डिंग कुछ चीजें आई हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो क्या होता है? सेक्स रेशियो क्या होता है? नहीं, पर 1000 पुरुषों का अनुपात। हाँ, तो ऐसे मत बोलना, एग्जाम में ये आया हुआ है, ये वाला याद रखना। पर 1000 पुरुष पे, मेल पे कितनी महिलाएं हैं, कितनी फीमेल हैं, ठीक है ना? तो अभी जो 2020 में आया है ये रिपोर्ट, इसमें सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो जो है बेटर, वो कहां का है? हाईएस्ट सेक्स रेशियो वो है लद्दाख का। लद्दाख का है, वहां 1104 फीमेल और 11,000 पर 1000 मेल, इतनी फीमेल हैं। फीमेल का रेशियो ज्यादा है, 104 ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद आता है अंडमान निकोबार का, और उसके बाद आता है त्रिपुरा का, त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद केरला, ठीक है ना? गॉड ओन स्टेट किसको कहा जाता है? गॉड ओन स्टेट को हिंदी में कहेंगे ईश्वर का अपना राज्य। किस राज्य को कहा जाता है? केरला को कहा जाता है गॉड ओन सिटी या स्टेट, ठीक है। अच्छा, लोएस्ट सेक्स रेशियो कहां का है? सबसे कम, लोएस्ट, ये 2020 का रिपोर्ट है, ठीक है। नहीं, सबसे लोएस्ट सेक्स रेशियो, आप अब ये थोड़ा अनबिलीवेबल है, मणिपुर है, जो कि होना नहीं चाहिए। मणिपुर का है इस बार, ठीक है। आफ्टर मणिपुर दादर और नगर हवेली, ठीक है ना? दादर एंड नगर हवेली, ठीक है। उसके बाद दमन एंड दीव, उसके बाद गुजरात, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद मध्य प्रदेश, ठीक है। और मृत्यु दर, किस स्टेट में मृत्यु दर सबसे अधिक है? मृत्यु दर बताओ आपको, किस स्टेट का लगता है कि मृत्यु दर ज्यादा होना, ज्यादा है? बिहार का सर। बिहार का ही है मृत्यु दर सबसे ज्यादा अभी, ठीक है। इसके बाद महाराष्ट्र का है, ठीक है, और इसके बाद असम का है, ठीक है। चलिए इसके बाद आ जाइए, तो कॉफी बनवा दो। ये न्यूज में रहा है एक नाम,
कैलाश टिला, कैलाश टिला बंगाली सा नाम लग रहा है, कैलाश टिला है ना। तो कैलाश टिला गैस फील्ड जो है ना डिस्कवर हुआ है, कैलाश टिला गैस फील्ड। बताओ कहाँ पे हुआ है ये? अब नाम से लगेगा कि बांग्लादेश, ये सॉरी वेस्ट बंगाल में हुआ है, लेकिन ये बांग्लादेश में हुआ है, ठीक है ना, बांग्लादेश, ये याद रखना, बांग्लादेश में, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है पहला, वर्ल्ड का पहला एयरपोर्ट जहां पे फ्लाइंग कार, फ्लाइंग ड्रोन उड़ाए जाएंगे, पहला एयरपोर्ट है ना। वर्ल्ड का फर्स्ट एयरपोर्ट किसके लिए? कार, फ्लाइंग कार के लिए, फ्लाइंग कार, उड़ने वाले कार, ठीक है ना, एंड ड्रोन्स के लिए बनाया गया है, ठीक है। ये कहां पे बनाया गया है? यूके में, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। इसके बाद आइए, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज होता है जो ऐसे लटका हुआ रहता है दोनों तरफ, ठीक है ना, जैसे अपना ऋषिकेश में है राम झूला, क्या कहते हैं उसको, वो वाला, ठीक है। तो सस्पेंशन ब्रिज, वर्ल्ड का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज, ये कहां पे बना है? तो एक चेक रिपब्लिक करके एक कंट्री है, वहां पे, चेक गणराज्य, चेक रिपब्लिक कह लो या गणराज्य कह लो, रिपब्लिक। जैसे भारत का पूरा नाम क्या है? बताइए, भारत का पूरा नाम क्या है? पासपोर्ट वगैरह पे जिनकी रही होगी ड्यूटी एयरपोर्ट में, आपको पता होगा, लिखा रहता है भारत गणराज्य, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा रहता है, यस, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यस, हाँ, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है। इसके बाद इंडोनेशिया का नया कैपिटल उन्होंने घोषित किया है, पुराना कैपिटल को छोड़ के। तो नए कैपिटल का नाम है इंडोनेशिया का नया, सॉरी, इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या? हाँ, नुसांत्रा, ये है। अब रशिया यूक्रेन के वॉर पे भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बताओ रशिया की कैपिटल क्या है? रशिया की कैपिटल क्या है? रशिया की मॉस्को, है ना। और ये उसकी क्या है? यूक्रेन की, जो आपने बोला था अभी, ठीक था वो, यूक्रेन की कीव है, कीव। अच्छा, रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन नाम है इनका, और यूक्रेन के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? जेलेंस्की, है ना, वोलोदिमीर जेलेंस्की, याद रखना, वोलोदिमीर जेलेंस्की। हो सकता है नाम इधर उधर कुछ और देके दे दे, ठीक है। अच्छा, श्रीलंका में अभी जो देखा होगा आपने, वहाँ की करेंसी पूरा गिर गया था, है ना, सारे बैंक उनके बैंकरप्ट हो गए थे। श्रीलंका का भी प्रेसिडेंट कौन थे जब ऐसा हुआ था? तो महिंद्रा राजपक्षे सर। वो प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट तो गोतबाया राजपक्षा था ना। हाँ, यस। तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं श्रीलंका के वो प्रेसिडेंट, ठीक है ना, राजा पक्षा, ठीक है ना।
अच्छा, तो हेल्प आईएमएफ के पास मांगने के लिए गए थे आप। मुझे आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यस, करेक्ट। आईएमएफ का फुल फॉर्म यही होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो श्रीलंका को उन्होंने मना कर दिया, लेकिन यूक्रेन उनके साथी हैं, तो उनको 1.4 बिलियन उन्होंने यूक्रेन को दिया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने श्रीलंका को नहीं दिया है, यूक्रेन को दिया है। अच्छा, ब्रिक्स समिट इस बार कहां पे हुआ है? वो वर्चुअल हुआ है, ऑनलाइन हुआ है। ब्रिक्स से रिलेटेड इस बार का कुछ भी पूछे ना, चाइना बोलना आप, ठीक है ना? कुछ भी पूछे ब्रिक्स से रिलेटेड, चाइना। 2022 का। बिम्स्टेक कहां पे हुआ है? बिम्स्टेक का समिट ये भी ऑनलाइन हुआ है, लेकिन ऑर्गेनाइज किसने किया था? बिम्स्टेक श्रीलंका। श्रीलंका ने होस्ट किया था इसको, श्रीलंका। क्या कारण होगा श्रीलंका को हेल्प नहीं किया होगा आईएमएफ ने? क्योंकि चाइना का जो है ना बहुत सारा उनके ऊपर कर्ज है, तो चाइनीज कर्ज की वजह से उन्होंने मना किया। ये उन्होंने लिख के दिया प्रॉपरली इस बात को। नेक्स्ट आइए, बिजिएस्ट एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड का सबसे बिजी एयरपोर्ट कौन है? सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट, सबसे ज्यादा बिजिएस्ट एयरपोर्ट, ठीक है? तो यूएस का है, ठीक है ना, अटलांटा, जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है? जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है? चलिए, ये हो गया। नेक्स्ट आइए, अभी वर्ल्ड में सबसे अमीर आदमी किसको माना गया है? वैसे पूछेगा नहीं जनरली अपने एग्जाम में। इलॉन मस्क, टेस्ला। हाँ, इलॉन मस्क, टेस्ला उनकी कंपनी का नाम है, ठीक है ना? इसके बाद आइए, हैप्पीनेस इंडेक्स। एक हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया जाता है, खुशी का इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है ना? इसमें प्रथम स्थान किसको मिला है? फिनलैंड। नहीं, फिनलैंड है इस बार, ठीक है ना? हाँ, इस बार फिनलैंड है, ठीक है? और सबसे नीचे कौन है? 146 पर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सबसे नीचे, ठीक है? इस बार नॉर्वे आया है सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली जो इंटेलिजेंट है बहुत ज्यादा कंट्री, उसका नाम आया है नॉर्वे। नॉर्वे का इस बार इकोनॉमिकली इंटेलिजेंट कंट्रीज में नाम आया है, ठीक है? अच्छा, पीएम मोदी जो है ना, अभी नेपाल का पहली बार उन्होंने विजिट किया था, तो नेपाल में वो कहाँ पे गए थे? पीएम मोदी ने जो नेपाल विजिट किया था, कहाँ? हाँ, लुम्बिनी का विजिट किया था, लुम्बिनी, उसके बाद वहां गए। हाँ, लुम्बिनी, ठीक है ना? और वहां के पीएम कौन है? पीएम, नेपाल के पीएम कौन है? शेर बहादुर देउबा। हाँ, बिल्कुल करेक्ट। चलिए, इसको इरेज करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं।
2021 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा गया है? ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा गया है? ठीक है, मुंबई और हैदराबाद ज्वाइंटली। अब मुझे पता नहीं किस इंडेक्स पे इन्होंने कहा है। ठीक है, मुंबई और हैदराबाद। ठीक है ना। भारत ने ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए एग्रीमेंट साइन किया है किस किस कंट्री के साथ? ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, तो इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल। ठीक है, चलिए, तो ये हमने अभी कुछ और है वो देख के फिर आगे चलते हैं। चलिए, एक नबार्ड आपने नाम सुना होगा, ये क्वेश्चन आता रहता है। नबार्ड, NABARD, नबार्ड। तो सबसे पहले तो पूछा जाता है कि बताओ ये क्या है? बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, क्या है? तो नबार्ड का यदि हम फुल फॉर्म देखेंगे तो इसका नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या नाम है इसका? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये नाम है इसका। अब इसके नाम के साथ बैंक लगा हुआ है तो हम बोल देते हैं कि बैंक है, लेकिन ये बैंक नहीं है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है ये। ठीक है, तो ये न्यूज में रहा है। इसके चेयरमैन का नाम हमसे पूछा जा सकता है। जो इनके चेयरमैन हैं, इनका नाम है डॉक्टर GR चिंताला। डॉक्टर GR चिंताला। ठीक है, और ये प्रोग्राम इन्होंने एक लॉन्च किया इस बार, माई पैड माई राइट। माई पैड माई राइट। नबार्ड देखो ये क्या है ना, गांव एक सहकारी जो है ना इंस्टीट्यूट है। ये क्या करता है? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए किसानों को लोन उपलब्ध कराता है। ये बैंक नहीं है, ये लोन उपलब्ध कराने का एक इंस्टीट्यूट है। ठीक है ना। अतिरिक्त संवैधानिक इंस्टीट्यूट है ना। जैसे पूछेगा कि बताओ ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या क्या है, तो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद बनाया गया है। हर साल नबार्ड को पर्टिकुलर एक अमाउंट जो है ना दिया जाता है, गवर्नमेंट देती है ताकि किसान के डेवलपमेंट में, फार्मर्स डेवलपमेंट में खर्च कर सके। क्या नाबार्ड को कब स्थापना किया? नहीं समझ में आया, फिर से बोलिए। नाबार्ड को कब स्थापना किया? अच्छा, नबार्ड बनी कब है? नबार्ड जो है ये आपका अराउंड, एग्जैक्ट डेट तो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन यदि हम एक इंटेलिजेंट गेस करें तो 1982-83 के अराउंड में बना है। ठीक है, तो ये नहीं पूछ सकता, मुझे नहीं लगता ये पूछेगा कब बना है। ज़्यादा से ज़्यादा इसका मुख्यालय पूछ सकता है कहाँ है। मुख्यालय है इसका मुंबई में, ये याद रखो।
और 1982 में 82-83, हाँ 82 में बना है, ठीक है 82 में बना है। नेक्स्ट आइए, वर्ल्ड बैंक ने कर्मयोगी के लिए कितना पैसा दिया है? कर्मयोगी जो चला है अभियान, उसके लिए कर्मयोगी अभियान के लिए भारत को $47 मिलियन दिया हुआ है, $47 मिलियन, ठीक है, कर्मयोगी के लिए। गूगल ने एक लॉन्च किया है प्ले पास सब्सक्रिप्शन, प्ले पास। तो आप प्ले पास सब्सक्रिप्शन ऐसा कुछ भी पूछे ना तो प्ले गूगल स्टोर का है, आप उससे नाम याद रखना कि गूगल ने लॉन्च किया है, ठीक है ना, इंडिया में लॉन्च किया है प्ले पास, इससे आपको याद रह जाएगा। इसके बाद आइए, भारत का प्रथम पूरी तरह से महिला ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क कौन सा है? इंडियाज फर्स्ट फुल्ली विमेन। देखो जो हम लोग ये पढ़ते हैं ना, जैसे आप इसको क्या पढ़ते हो, WOMAN, इसको हमें पढ़ना चाहिए वुमन। जैसे बहुत लोग ओमैन और ये सब पढ़ते हैं, नहीं पढ़ना चाहिए वुमन। और WO जब इसका हम प्लुरल बोलते हैं तो ऐसे लिखते हैं, तो इसको पढ़ना चाहिए वीमन, इसको वुमन, इसको वीमन। तो इंडिया फर्स्ट फुल्ली विमेन ओन्ड, ठीक है, इंडस्ट्रियल पार्क ये कहां पे बना है? हैदराबाद तेलंगाना, ठीक है। डेवलपमेंट इंडेक्स भी हैदराबाद तेलंगाना का ज्यादा है इंडिया में इस बार। चलिए आगे, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है इंडिया का अभी? निर्मला सीतारमण। ठीक है, तो उन्होंने पहला जो है ना कलर कॉइन लॉन्च किया है जिसका नाम है पंचतंत्रा, ठीक है ना। तो यदि पूछे आपसे तो आप बोलना यदि एग्जाम में, फर्स्ट कलर कॉइन पंचतंत्रा, फर्स्ट कलर कॉइन पंचतंत्रा, पंचतंत्रा एक बुक है, वो किसने लिखा हुआ है? विष्णु शर्मा, पंडित विष्णु शर्मा ने, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट कलर कॉइन पंच, हेलो सर। हाँ बोलिए। हमारी आवाज हाँ आ रही है, बताइए। एक्चुअली पहले कब तक जा नहीं रहा था, ट्रेन में है ना, नेटवर्क आता जाता, इसलिए मैं पूछ रहा, जा रहा है ना अभी? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। ओके। तो ये लिख लीजिए, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा। अच्छा, यहाँ पे एक ना स्पेलिंग बहुत अच्छा है, देखो सोवेनियर जो है ना, इसकी स्पेलिंग आपसे पूछी है। सोवेनियर का मतलब होता है कोमेमोरेट, किस चीज को याद करना, यादगार। तो सोवेनिर जो है ना, इसकी स्पेलिंग आप याद रखो, ये एग्जाम में आपके करेक्शन में आया हुआ है। सोवेनिर ये होता है, इसका मीनिंग होता है यादगार। उसके बाद है जीवा प्रोग्राम, किसने लॉन्च किया है? जीवा प्रोग्राम नबार्ड ने लॉन्च किया, नबार्ड, जीवा प्रोग्राम किस चीज के लिए? जीवा प्रोग्राम किसके लिए है? प्राकृतिक फार्मिंग के लिए, प्राकृतिक नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक फार्मिंग के लिए, ठीक है ना, खेती।
नेचुरल खेती के लिए। ठीक है, इसके बाद आओ जो भारत में जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी है ना, जो धन से रिलेटेड है, वो कौन देता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो बनाता है मॉनेटरी पॉलिसीज। ठीक है, और जो जितना भी ये शेयर मार्केट है, ठीक है ना, शेयर मार्केट का नियामक कौन है? कौन उसको हैंडल करता है, कंट्रोल करता है? सेबी। ठीक है ना, हाँ, ये याद रखना। तो सेबी ने, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक ऐप लॉन्च किया, उसका नाम है सारथी। ठीक है, सारथी इसी तरह से लिखा हुआ है, सारथी। तो सारथी मोबाइल ऐप यूज किया है, किसने लॉन्च किया है? सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है ना, जितना भी भारत का ये स्टॉक मार्केट है उसका कंट्रोल सेबी करता है। ठीक है, टैप टू पे, एक टैप टू पे यूपीआई है, ये लॉन्च किया है किसने? गूगल ने। गूगल इंडिया में लॉन्च किया है टैप टू पे। ठीक है, पहली बार भीम यूपीआई विदेशों में कहां पे चला है? भीम यूपीआई जो हम लोगों का इंडिया का है, भीम यूपीआई यूएई में चलाया गया है, इसको यूएई में लॉन्च हुआ है भीम यूपीआई। ठीक है, अच्छा, ये जो मैंने कहा था कि रिचेस्ट पर्सन और पूरे वर्ल्ड का बताता है, कौन बताता है? कौन सा पत्रिका बताता है ये? फोर्ब्स। हाँ, फोर्ब्स पत्रिका बताता है। ठीक है ना, चलिए अब थोड़ा सा ना चाय वाय पीते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ओके, 10 मिनट में मिलते हैं फिर।